हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम उच्च और नीच के ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो मैं आपको कुछ किताबी ज्ञान बताऊंगा, फिर उसमें क्या मॉडिफिकेशन होना चाहिए जो मुझे लगता है कैलकुलेशन के बाद मैं वो भी समझाऊंगा। आपकी मर्जी रहेगी, आप किताबी ज्ञान को भी लेके चल सकते हो या अगर लॉजिक समझ में आए तो उस लॉजिक को भी आप यूज कर पाएंगे। अभी जो हम श्रृंखला करेंगे इसमें उच्च और नीच में दोनों को एक साथ ही समझाऊंगा और वो भी पूरा कहीं ना कहीं आप ये कह लो कि आध्यात्मिक पॉइंट से ही समझा दूंगा। उसमें कोई मुझे बहुत ज्यादा साइंटिफिक पॉइंट लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आइए अब हम शुरू करते हैं ग्रहों के उच्च और नीच को समझना। पहले तो सबसे पहले शुरुआत हम सूर्य से कर लेते हैं। सूर्य जो है वो किसके लिए जाने जाते हैं? वो जाने जाते हैं तेज के लिए, प्रकाश के लिए, कहीं ना कहीं आत्मबल के लिए या फिर एक अथॉरिटी के लिए, क्योंकि उसका जो कारकत्व है वो बेसिकली क्या है? अथॉरिटी। सूर्य को बहुत सारे लोग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से जोड़ देते हैं, पर जरूरी नहीं है कि सूर्य हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट से ही जुड़े। सूर्य अपने आप में खुद एक अथॉरिटी होता है। हो सकता है कि इंसान प्राइवेट में भी हो लेकिन बहुत ही ज्यादा अथॉरिटेटिव किसी पोस्ट पोजीशन पर वो हो। तो सूर्य को हमेशा सरकार से जोड़ना मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि जिन देशों के अंदर सरकार का तंत्र नहीं होता, जहां पे हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो उस तरह का डेमोक्रेटिक नहीं है, तो उसके अंदर क्या उन लोगों को कोई काम नहीं है। जैसे कि कुछ जगहों पे आज भी किंगशिप वाला सिस्टम है, तो ऐसी जगहों के अंदर क्या वहां पे जो जन्मे लोग हैं उनके लिए वो चीज काम करेगी। क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी को जब लगा रहे हो तो ये हर जगह पे हर कहीं लगनी चाहिए, सिर्फ एक देश के ऊपर नहीं लग सकती। इसीलिए सूर्य को हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहें इससे ज्यादा बेहतर है कि सूर्य को हम माने कि ये एक ऐसा ग्रह है जो खुद के विकास की तरफ दर्शाता है। जब इंसान का खुद का विकास होता है तो वो चाहे गवर्नमेंट के अंदर हो या गवर्नमेंट के बाहर हो, उसके पास क्या आ जाती है? एक अथॉरिटी आ जाती है। उसके अंदर एक आत्मबल होता है जिसके दम पे इंसान अपने अथॉरिटी को हासिल करता है। वो ग्रह है सूर्य। अब चलिए, किताब का ज्ञान कहता है कि सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री पर उच्च का हो जाता है और तुला राशि में 10 डिग्री पर वो नीच का हो जाता है। तो पहले किताब के ज्ञान से ही चलते हैं। किताब के ज्ञान को अगर ध्यान से देखें तो बहुत सारे लोग तो बस इतना पढ़ के खत्म कर देते हैं, 10 डिग्री उच्च 10 डिग्री नीच, बात खत्म। लेकिन थोड़ा सा सोचने का अपने को लगेगा कि भाई क्यों वहां उच्च, कौन वहां नीचे, तो अपन बाकी की चीजों को समझ पाएंगे। हो सकता है कि उस एक शब्द के अंदर कुछ छिपा हो जो शायद पूरी तरीके से बाहर नहीं निकाला गया, इसलिए एक बार उसको खोजना बनता है। सूर्य जब 10 डिग्री के अंदर आएगा, यानी कि मेष राशि है 1 नंबर की राशि, उसमें अगर सूर्य 10 डिग्री का पाया जाएगा तो वो किस नक्षत्र में होगा? वो अश्विनी नक्षत्र में होगा, जिसके स्वामी होते हैं केतुदेव। अब मंगल और केतु और इसके बाद सूर्य, अब ये तीन कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं लिंक हो रहे हैं। सूर्य, मंगल और केतु ये लिंक हो रहे हैं, तो ग्रह क्या हासिल कर रहा है? उच्च होना हासिल कर रहा है, यानी अपनी हाईएस्ट पॉइंट हासिल कर रहा है। ये क्या बताना चाहता था? क्या ये बताना चाहता है कि सूर्य जो है वो 10 डिग्री में मेष राशि में बैठेगा तो उच्च का होगा, तभी इंसान अथॉरिटी की पोजीशन पे जाएगा, या ये कुछ और भी बता सकता है? इसको समझना जरूरी है। देखिए, केतु जो है वो किस तरह का ग्रह है? वो है बेचारा मोक्ष और त्याग की बात करने वाला ग्रह, यानी कि सांसारिक सुख में कुछ नहीं रखा, ये जो कुछ है वो सब कुछ एक मटेरियलिस्टिक चीज है, इसमें कोई मजा नहीं है। ये केतु की धारणा है। इसीलिए हम कहते हैं कि केतु जहां बैठे और जहां देखे वहां से क्या करता है? दूर करता है, पृथकतावाद की वो उस प्रवृत्ति में आता है और वहां से चीजों को बोलता है कि इस चीज में खालीपन कर दो, कमी कर दो, इसमें तो कुछ रखा नहीं है। वहां पे इंसान का जो है त्याग का फैक्टर दिखाई देता है केतु के साथ। तो अगर त्याग के फैक्टर के अंदर सूर्य जैसा ग्रह आके बैठेगा तो क्या होगा? सूर्य बेसिकली एक तेज है, सूर्य एक प्रकाश है और सूर्य एक आत्मबल है। सूर्य कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अगर पावरफुल हो तो वो ईगो माना जाएगा, लेकिन देखिए त्याग हो रहा है, यानी कि इंसान की आत्मा, सूर्य इंसान की आत्मा त्याग की भावना को लेकर चल रही है।
त्याग की भावना लेकर चलती है, और साथ साथ में वो मंगल, मंगल मतलब जोश, पैशन, उसको लेके चल रही होती। तो जब इंसान की आत्मा, उसका कॉन्फिडेंस, उसका आत्मबल त्याग की भावना लेके चलता है, तो वो दुख को ज्यादा महसूस नहीं करता, क्योंकि उसको पाने की कोई लालसा नहीं थी ना, तो उसकी आत्मा को वो दुख नहीं होता कि ये मुझे मिला, क्यों नहीं मिला, ये चीजें वो छोड़ देता है। साथ ही साथ उसको जो एनवायरमेंट है, मंगल क्या कर रहा है, अपनी राशि से एक एनवायरमेंट दे रहा है, वो एनवायरमेंट उसे क्या दिखाता है, जोश दिखाता है। तो आत्मबल के साथ जोश से भरा हुआ इंसान त्याग की भावना को लेकर जब आगे चलेगा, तब जाके वो क्या हो जाएगा, उसका सूर्य उच्च हो जाएगा। यानी जिंदगी में ये 10 डिग्री मेष राशि और अश्विन नक्षत्र या 10 डिग्री का सूर्य का उच्च होना आपकी जिंदगी को सबसे पहले ये दिशा देता है कि अगर आप अपने आत्मबल को पाना चाहते हो, अपने आप को ऊपर एक अथॉरिटी की प्लेस पे रखना चाहते हो, तो आपके अंदर एक होना चाहिए जोश, और आपके अंदर होनी चाहिए त्याग की भावना, तब जाके वो कंडीशन मैच होगी, पहली चीज। तो ये है सूर्य का एक्चुअल पॉइंट। अब इसमें अगर ये ग्रह 10 डिग्री पे उच्च होता है, इसका मतलब इन दो ग्रहों की कहीं ना कहीं इसमें इंपॉर्टेंस है। आपको सूर्य 10 डिग्री पे दिख जाए मेष राशि में, लेकिन अगर मंगल कहीं पे नीच हो जाए या कुछ मंगल गड़बड़ हो गया, तो फिर भी वो उच्च का प्रभाव कम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर केतु ने सूर्य का साथ नहीं दिया, तो भी आपको 10 डिग्री पे तो दिखेगा सूर्य, लेकिन केतु ने अगर सूर्य का साथ नहीं दिया, तो भी वो जो उसका उच्च होना है, वो हमें पॉजिटिव साइड में रिजल्ट नहीं करेगा। देखने के लिए तो वो फिर भी उच्च का रहेगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं, कुंडली खोलते हैं और मेरा तो ये ग्रह उच्च का है। अगर वो उच्च का है या नीच का है, उसको समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि वो अंदर से क्या कहना चाहता है, क्योंकि इसको उच्च रखने के लिए मंगल का भी साथ चाहिए, इसे उच्च रखने के लिए केतु का भी साथ चाहिए, इसे जोश भी चाहिए, इसे त्याग भी चाहिए। अगर यहाँ पे त्याग नहीं है और जोश है, तो फिर ये उच्च का जो सूर्य है ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ऐसे में त्याग की भावना नहीं है, तो फिर वो बहुत ही ज्यादा पाने की या कुछ दूसरी इच्छाओं में ये फंक्शन क्या कर देंगे, गलत करेंगे। इसी तरीके से सूर्य अगर उच्च का तो दिखता है, त्याग की भावना तो है, लेकिन जोश नहीं है, तो जब जोश ही नहीं है, तो वो त्याग की भावना क्या कर देगी, अपने आप को ही बर्बाद कर देगी, सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर देगी। इसलिए यहाँ पे उच्च जब भी आप सुने, तो कम से कम कुंडली में मंगल और केतु की स्थिति को समझे विथ रिस्पेक्ट टू सूर्य। ठीक है, ये तो हुई पहली बात। अब इसमें क्या मॉडिफिकेशन आएगी वो मैं आपको कैलकुलेशन से भी समझा दूंगा। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आएंगे तो तुला राशि में हम कहते हैं कि सूर्य हो जाता है नीच का, और वहां पे भी वो बोलते हैं कि 10 डिग्री ही रहेगा। साथ ही साथ वो कहते हैं कि नक्षत्र जो बनेगा 10 डिग्री का, वो बनेगा स्वाति। स्वाति का नक्षत्र मतलब राहु, और तुला राशि का मतलब है शुक्र। तुला राशि जो है वो क्या है, वो तो तराजू है। अब तराजू में जाके अथॉरिटी नीच की हो जाए, ये वाली बात थोड़ी सी अजीब सी लगती थी। तुला राशि जो है वो तराजू है, वो एक बैलेंस है, बैलेंस पे जाकर आपका सूर्य जो है वो नीच का हो जाता है, ये बात थोड़ी सी अजीब सी लगती थी। तो इसका दूसरा फैक्टर समझ में आता है, वो क्या कि जो शुक्र है वो शुक्र है भोग और विलास, और ये राशि है शुक्र की पॉजिटिव राशि। तो शुक्र जो है वो भोग और विलास की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा। ठीक है, तो उस एनवायरमेंट में अगर आपकी आत्मा जाती है, अगर आपकी आत्मा जाती है शुक्र की राशि में, भोग और विलास की प्रवृत्ति उस आत्मा के अंदर बढ़ जाती है, और साथ साथ अगर वो 10 डिग्री को हासिल कर लेता है, तो उसे मिलता है स्वाति यानी कि राहु। ऐसी परिस्थिति में भोग विलास जो उसे मिल रहा है, उसके अंदर उसकी तीव्र चाहत राहु देगा, यानी कि और ज्यादा मात्रा में भोग विलास को हासिल करने की चाहत कहीं ना कहीं ये राहु देता रहेगा। ऐसी परिस्थिति में सूर्य के साथ क्या हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में सूर्य जो है वो यानी कि आपकी आत्मा जो है वो एक तो भोग विलास में लिप्त हो रही है, और दूसरी सारी चीजों को पाने की और ज्यादा इच्छा रख रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य के साथ शुक्र और राहु के कॉम्बिनेशंस को समझना पड़ेगा। ये बताएंगे इंसान की कितनी लालसा है किसी चीज को भोग करने की, विलास करने की, और उसमें कितनी तीव्र चाहत है किसी चीज को हासिल करने की। क्यों? क्योंकि 10 डिग्री में इन्होंने यहाँ पे नीच कहा है, तो नीच कहा है इसका मतलब कि राहु और सूर्य ये दोनों जो है ये क्या हो जाएंगे, चाहत, तीव्र चाहत में आपकी आत्मा बैठी हुई है, आपका आत्मबल बैठा है, आपका तेज बैठा है, आपका प्रकाश बैठा है। यही कारण है कि जब सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन को मैं ढूंढता हूं किसी भी पॉलिटिशियन की कुंडली में, कि इंसान अगर उस जगह तक बैठा है पॉलिटिक्स में जाने के लिए, कॉम्बिनेशन क्या है, तीव्र चाहत होनी चाहिए और आत्मबल होना चाहिए, तब जाके पॉलिटिक्स होती।
तो ये चीज क्या समझाना चाहती है, सूर्य आपकी आत्मा, आपका आत्मबल अगर वो शुक्र की राशि यानी कि खासकर 7 नंबर की राशि में भोग विलास की तरफ जाएगा और उसी में उसकी तीव्र चाहत होगी, ऐसी परिस्थिति में जो सूर्य है वो आपकी आत्मा जो है वो हो सकता है कि कुछ गलत कदम उठा ले जाए। इसलिए यहाँ पे इसको नीच कहा गया है। ऐसा नहीं है कि कुंडली में कोई ग्रह उच्च है तो अच्छा और नीच है तो बुरा। पहली बात इसको समझिए, हमने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत से केसेस देखे जहां ग्रह ने नीच होकर भी वो फल कर दिए जो शायद ग्रह उच्च होकर भी नहीं कर पाते। क्योंकि जब ग्रह उच्च होगा ना तो इसके कारकत्व में भी वृद्धि आएगी। जब सूर्य उच्च होगा तो उसका ईगो भी बढ़ेगा क्योंकि वो जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है उसमें भी बढ़त होती है। लेकिन जब वो नीच का होता है तो वो इन चीजों में लिप्त हो जाता है कि उसकी अपनी वाली चीज को वो भूल जाता है। जब आदमी बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग्स में, बहुत ज्यादा खाने पीने का शौकीन आदमी उसी में लगा हुआ है तो वो भूल जाता है वो खुद को कुछ देर के लिए। बस वैसे ही कुछ ना कुछ ग्रह के साथ भी होता है। तो उम्मीद है कि ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन होनी चाहिए वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वैसे मैं इसमें कोई चैलेंज नहीं कर रहा, जिन्होंने भी इन चीजों को किया है उन्होंने बहुत अपनी कड़ी मेहनत लगा के किया है, लेकिन कैलकुलेशन अगर करके देखें ना तो एक बात थोड़ी सी आती है। जो लोग इच्छुक है वो सोचिएगा, अगर नौमांश बनाना पड़े तो डिवीजन आता है 3.3 का, क्योंकि ये होता है 1/9 का फैक्टर नौमांश बनाने के लिए। यानी कि किसी ग्रह को अगर किस्मत में भेजना होता है तो हम उसे डिवाइड करते हैं किससे, 1/9 के फैक्टर से जो होता है 3.3। तो अगर आपका सूर्य पहले 0 डिग्री से लेकर 3.3 डिग्री तक का होगा और मैं इसको डिवाइड कर दूं 3.3 से, तो ये डिवीजन या तो 0 और 1 के बीच में ही आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। और जो ये राशियां हैं ये कैसी राशियां हैं, ये ऑड नंबर की राशियां हैं, ठीक है, विषम राशियां हैं। तो जब ये विषम राशि है और गिनती वहीं से शुरू होती है, तो अगर सूर्य 0 से लेकर 3.3 डिग्री बैठेगा, ऐसी परिस्थिति में सूर्य अगर लगन कुंडली में उच्च का है तो किस्मत में भी उच्च का ही पाया जाएगा। देखिएगा आप, 0 से लेकर 3.3 डिग्री तक के अंदर अगर सूर्य है तो वो अगर लगन कुंडली में उच्च है तो आपको नौमांश में भी उच्च का पाया जाएगा। और अगर तुला राशि में ये सूर्य नीच का है 0 से लेकर 3.3 डिग्री तक, तो यही सूर्य आपके नौमांश में भी नीच का पाया जाएगा। ठीक है, अगर ये 10 डिग्री आप लेते हो तो 10 डिग्री को लेने पे 3.3 का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 3 इज 9.9 और ये हो रहा है 10, इसका मतलब है चौथा। तो जब कभी भी 10 डिग्री में सूर्य उच्च का होगा तो नौमांश में सूर्य कहां पर आएगा, 4 नंबर की राशि में आएगा। 4 नंबर की राशि अगर देख रहे हो तो वो किसकी आती है, कर्क राशि आती है, कैंसर। तो इसका मतलब कि जब सूर्य उच्च का हो रहा है यहां पर 10 डिग्री में इन्होंने जो लिया उसके हिसाब से, तो ऐसी परिस्थिति में ये किस में आ रहा है, इमोशनल राशि में आ रहा है। तो इंसान के अंदर त्याग की भावना और इमोशंस जुड़ जाएंगे और जोश जुड़ जाएगा। ये कहीं ना कहीं सूर्य यहां से दिखाना चाहता था, ठीक है, यहां पे ये चीज दिखाना चाहता है। लेकिन अगर यही सूर्य को परम उच्च होना है, परम उच्च, तो परम उच्च होने के लिए उसकी जो डिग्री होनी चाहिए वो 10 ना होके 0 से लेकर 3.3 होनी चाहिए, क्योंकि उस कंडीशन में ये लगन कुंडली में भी उच्च का दिखेगा और नौमांश में भी उच्च का दिखेगा, जिसे हम कहेंगे वर्गोत्तम है। सूर्य अपने ही दम पे कुछ कर गुजरेगा। ये होगा तब जब ये डिग्री यहां पर होगी, ना कि 10 डिग्री। इसी के साथ साथ इसमें चलिए अगर यहाँ पे 10 डिग्री देखते हैं तो फिर हम डिवाइड करेंगे कितना, 3.3 मतलब 3 से करें तो 9.9, यानी कि थोड़ा सा आगे जाना है। चौथा, तुला राशि से चौथा जो है वो कौन सा होगा, 7 से अगर आप आगे जाओगे तो आपको मिलेगा चौथे घर में 10 नंबर। इसका मतलब है कि इस परिस्थिति में अगर हम देख रहे हैं तो ये आ जाता है 10 नंबर, यानी कि ये किसमें चला गया आपका, कैप्रिकॉर्न में। यानी कि इस परिस्थिति को अगर समझ रहे हैं तो सूर्य जब नीच का होने जा रहा है 10 डिग्री पे, तो वो शनि की राशि में यानी कि कर्म की जगह पे जा रहा है। इस हिसाब से तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जो नीच का सूर्य है वो आपको किस्मत में देखेंगे तो कहां चला जाएगा, आपके कहीं ना कहीं शनि के साथ कनेक्ट हो जाता है, ये वाले फॉर्मेशन के साथ। लेकिन अगर यही 3.3 के अंदर रहेगा, अगर 3.3 के अंदर रहेगा तो ऐसी परिस्थिति में ये जो शुक्र होगा, ये जो सूर्य होगा, सॉरी, ये सूर्य जो होगा ये शुक्र की तुला राशि में ही पाया जाएगा और वहां पे वो परम नीच का दिखाई देगा।
परम नीच का। क्यों? क्योंकि देखिए लगन कुंडली में भी उच्च और नवमांश में भी उच्च तो परम उच्च, और अगर लगन कुंडली में नीच और नवमांश में भी नीच तो परम नीच। लेकिन इस परिस्थिति में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आता है, इसीलिए मैं यहाँ पे इस बात को डिस्कस कर रहा हूँ। ये वो चीज है जिसे कि थोड़ा सा खोजना पड़ेगा आपको अभी भी, क्योंकि इसके बिना ये वाला जो ज्ञान हम लगा रहे हैं ये अपने आप में अधूरा है। देखिए 3.3 डिग्री को हासिल करता है अगर सूर्य इस राशि में, तो वहां पे आपको मिलेगा कौन? मंगल। नक्षत्र आएगा चित्रा। तो अगर ये सिचुएशन को मैं ले लूं कि सूर्य जो है वो 3.3 डिग्री तक है जीरो से लेकर, तो ऐसे में जो सूर्य है वो मंगल के साथ जुड़ जाता है। मंगल मतलब जोश। सूर्य बैठेगा किसमें? तुला राशि में, भोग विलास की राशि में, और उसके साथ साथ क्या है? उसमें जोश है मंगल की तरफ से। तो ऐसी परिस्थिति में अगर सूर्य नीच का हो रहा है तो इंसान की आत्मा में अभी भी जोश है, और उसका जोश है भोग विलास की तरफ। यहां पे इसका जो जोश है वो भोग विलास की तरफ है, और ये जोश है, इसलिए यहां पे अगर इस पे नीच होता होगा तो इस पे नीच होने वाला जो सूर्य है, क्योंकि हम तो ऐसे देखते हैं ना 7 नंबर की राशि में बस सूर्य नीच का हो गया, लेकिन अगर इस डिग्री में सूर्य नीच का है तो इंसान के आत्मा के अंदर बहुत तीव्र इच्छा है भोग विलास की। उसमें तीव्र इच्छा है कि वो मटेरियलिस्टिक गेन्स को हासिल करे। और अगर यही चीज 3.3 की जगह ये 10 डिग्री पे चली गई तो उसकी बहुत ही ज्यादा हाई डिजायर है, और हाई डिजायर में वो, क्योंकि आत्मा वाला ग्रह हाई डिजायर में गया तो वो कुछ भी गलत सलत करके भी भोग विलास कर जाएगा। यहां पे वो उतना गलत नहीं कर पाता, लेकिन यहां पे क्या करेगा? 10 डिग्री में वो हर गलत चीज को करके अपना भोग विलास करने की संभावना बना सकता है। तो जब हम किसी भी ग्रह को उच्च और नीच को देखने जाते हैं तो हम एकदम से ये नहीं कि राशि उठाएं, यहाँ पे बैठा है उच्च का और वहां बैठा है नीच का। पहले उसके डिग्री को समझे, उसके पूरे कंसेप्ट को समझे, फिर देखें। हो सकता है कि राहु बैठा है मेष राशि में उच्च के उसमें, लेकिन सॉरी, सूर्य बैठा हुआ है मेष राशि में उच्च के उसमें, लेकिन वो बैठ गया किसके साथ? राहु के साथ। अब राहु जो है वो क्या दर्शाता है नीच होने की कंडीशन में? तीव्र चाहत। तो जब भी राहु और सूर्य का कनेक्शन आ गया तो वो तीव्र चाहत ही दर्शाएंगे। अब वो भले कितना भी जोश में आ गया, जितना भी त्याग की भावना लेके आ गया, अगर ये कॉम्बिनेशन है तो वो कॉम्बिनेशन रिजल्ट गलत करेगा। ग्रह तो उच्च का ही दिखेगा, लेकिन अब रिजल्ट जो है वो गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी कर जाएगा। राहु का एक काम है कि छल करो, कपट करो, कुछ भी करो, बस हासिल करो। इसीलिए जब यहाँ पे उच्च का हो जाए सूर्य और साथ में आ जाए राहु, तो ऐसे इंसान के अंदर ये प्रवृत्ति आ जाएगी कहीं ना कहीं कि किसी भी तरह साम दाम दंड भेद अपने आप को ऊंचा रखना है, और सच झूठ कुछ नहीं देखेगा। वो इंसान किसी भी तरीके से चीजों को हासिल करने के लिए निकल पड़ेगा। यही कंडीशन में अगर ये नीच का हो जाए और फिर ये आ जाए तो यहाँ पे ये मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ भागना शुरू कर देगा। तो आपको जब भी कोई ग्रह उच्च और नीच का देखना है, इन सारी बातों को ध्यान रखना है। ग्रह उच्च का है और फिर उसके साथ आ गया तो वो क्या करेगा, और ग्रह अगर नीच का है और किसी के साथ आ गया तब क्या करेगा। यहाँ पे एक और बात समझ लीजिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब नीच भंग हो गया, तो मैं कहता हूं अच्छा उच्च भंग नहीं होगा। फिर अगर नीच है और नीच भंग होता है तो उच्च वाले में उच्च भंग होना चाहिए। ऐसा क्या लॉजिक है कि एक चीज हो सकती है लेकिन उसके अपोजिट नहीं हो सकती? सोचिएगा। देखिए अगर हम कहते हैं कि भाई किसी कुंडली के अंदर सूर्य नीच का है, ठीक है, तो अगर ये नीच का है और इसके साथ हम कहते हैं शुक्र बैठ जाए तो ये बोलेंगे नीच भंग हो गया, या फिर उसको बोल देंगे कि केंद्र से वो बैठ जाए तो नीच भंग हो गया। पहला सवाल तो ये कि अगर इसको नीच भंग करना ही था तो ऊपर वाले ने इसको नीच किया ही क्यों? अगर इसको नीच भंग करना ही था तो आखिरकार इसको नीच किया क्यों? पहला सवाल तो ये खड़ा होता है। क्योंकि इंसान अपने मनमर्जी के हिसाब से चीजों को बदल सकता है, तो उन्होंने सब कुछ बदल लिया अपने लिए। ध्यान की बात ये कि सूर्य अगर नीच का है तो पहले वह नीच है, भंग तो बाद में होने की बात सोचेंगे, क्योंकि नीच भंग में पहला शब्द है नीच। इसी तरीके से अगर सूर्य उच्च का है किसी राशि के अंदर, 1 नंबर में सूर्य बैठा हुआ है, ठीक है, और वहीं पे आपको साथ में मंगल बैठ जाए, तो क्या ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे 1 नंबर लिखा है और ये परिस्थिति बन जाए, ऐसे में क्या हम ये नहीं कहेंगे कि भाई ये उच्च जो है ये और भी ज्यादा उच्च का हो गया? और ऐसे कॉम्बिनेशन देखिए, जब भी सूर्य मंगल के साथ बैठता है इंसान में नेचुरली गुस्सा आता है, नेचुरली गुस्सा आता है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन और इसके साथ चला गया तो ये तो और भी ज्यादा गुस्से वाला हो जाएगा।
तो यहाँ पे उच्च को तो दिखेगा, लेकिन ये उच्च किसी काम का नहीं, क्योंकि इसका गुस्से पे ये कंट्रोल नहीं करेगा, तो आगे कोई काम नहीं बन सकता। ये नीच तो है, और नीच के अंदर फिर अगर ये उसके साथ आ रहा है तो ये इसको बढ़ाएगा। मुझे तो नहीं लगता, जिस तरह मैं यहाँ कह रहा हूं कि ये उच्च के साथ उच्च इसको और ऊपर उठा रहा है, वैसे नीच के होके और बैठ जाना उसको नीचे लेकर आएगा। तो जो एक कंसेप्ट लोगों ने देके रखा है कि नीच भंग होता है, तो थोड़ा सा आप इस वाली बात को लगा के सोच के देखिएगा कि अगर ये ग्रह इसका नीच भंग कर रहा तो फिर ये उच्च का ग्रह आके क्या उच्चता को भंग कर रहा है क्या? इसको थोड़ा सा सोचिएगा, और फिर किताबों के अंदर से नहीं, लाइफ के अंदर चीजों को लगा के देखिएगा कि क्या हो रहा है। एक तो वो आत्मा से नीच और ऊपर से भोग विलास भी मिले तो फिर वो काम ना करे, एक तो वो आत्मा से भी बहुत काम करने के लिए बैठा और उसमें जोश दे दिया तो वो गलत काम करेगा। ये वह बातें हैं जो कि ना कोई पंडित सोच के आपको किसी यूट्यूब पे बता रहा है, वो सिर्फ ये बोलते हैं 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री ये, और आप सब उसको मान के ऐसे चल पड़ते हैं कि बिल्कुल जो उन्होंने कहा वो सत्य वचन, बस मेरे साथ यही होगा। आपके साथ जो होगा वो डिपेंड करेगा कि क्या वो डिग्रियां, जैसे मैंने आपको 3.3 बताई या 10 बताई, ऐसे ही जो जो डिग्रियां हैं वो डिग्रियों को निकाल के अंदर समझना पड़ेगा कि वो ग्रह क्या दे सकता है। जो ग्रह ऊपर दिखता है वो कहलाती है जजमेंट। ये सब जो लिखे हैं ये सब जो है ये सब है जजमेंट, लेकिन प्रिडिक्शन को लाने के लिए इसके अंदर वो बारीकियों का ऑपरेशन देखना होता है कि भैया ये यहाँ बैठ के कर क्या रहा होगा, वो चीज आपको समझनी है। नहीं तो आप ऊपर से देख के खुश हो जाइए कि मेरे पास उच्च का है नीच का है, अन्यथा आप अंदर जाइए, थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाइए, फिर आप समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी में आपका ग्रह क्या करने वाला है। धन्यवाद।